नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कोटद्वार में एक आरटीआई कार्यकर्ता की शनिवार को एक महिला ने कृषि विभाग के ऑफिस में अधिकारियों के सामने ही चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय ध्यानी नाम का एक आरटीआई कार्यकर्ता शनिवार को कृषि विभाग से संबंधित किसी जानकारी को लेने उनके बद्रीनाथ रोड स्थित ऑफिस गया था। इसी दौरान वहां विभाग की योजनाओं की जानकारी लेने गई एक महिला से उनकी किसी बात पर बहस हो गई। इसी दौरान महिला ने अपनी चप्पल उतारकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान कृषि विभाग का अधिकारी दोनों के आगे हाथ जोड़ता नजर भी आया, लेकिन महिला तब भी आरटीआई कार्यकर्ता की धुनाई करती रही। बाद में महिला ने संजय ध्यानी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। समूह के 5-6 लोग आए थे, कृषक महिलाएं थी, तो उन्होंने मेरे से जानकारी ली। जानकारी लेते हुए मैंने हरी योजनाओं की जानकारी दी। समूह में करना चाहें, फार्मेसी बैंक में करना चाहें, तो ये सब जानकारी देते हुए और हमारे जो है ना श्री ध्यानी जी यहाँ वीडियोग्राफी में इसमें अवलोकन कर रहे थे। अवलोकन करने के बाद मैं जो है यहीं पर बैठा था, तो कोई किसी से इनकी आपसी रंजस होगी या क्या होगा, और ये मुझे जानकारी नहीं मिली है। तो अब ये यहाँ में ऑफिस में ये तहलका मच गया। तब मैं हाथ जोड़ता रहा कि मान जाओ, लोग नहीं माने, और वो गलती मुझे उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा बुलाया, ऐसा किया, जो निराधार है। और मैं तो उन किसानों को जानता भी नहीं हूँ बाई नेम की कौन सी महिलाएं किसान हैं और कौन सा ग्रुप आया है। मेरे से जानकारी लेते रहे और ये सुनते रहे, ध्यानी जी भी सुनते रहे और ये महिलाएं भी सुनते रहे। तो मैंने पूरी कृषि विभाग की जानकारी दी। इसके बाद ये पता नहीं किस चीज पे भड़क गए, क्या हो गया, तो मैं हाथ जोड़ता रहा, ये लोग नहीं माने। जैसे जैसे केदारनाथ उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों द्वारा अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। चुनाव तैयारी के लिहाज में भाजपा काफी आगे दिख रही है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 16 से 18% अनुसूचित जाति का कोटा है, जिसको अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। इसी को साधने के लिए बीजेपी ने, आपको बता दें कि सतेरा खल चोपता मंडल के अंतर्गत चोपता में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे केदारनाथ विधानसभा के चुनाव संयोजक रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने सभी का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। बीजेपी केदारनाथ विधानसभा प्रभारी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पटका पहनाकर सबको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के भाइयों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर भी विशेषकर केदारनाथ विधानसभा में अनुसूचित जाति का जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़ रहा है। आज चोपता में केदारनाथ विधानसभा के बहुत सारे अनुसूचित जाति के भाई, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व अधिकारी, कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये इसी का परिणाम है कि अनुसूचित जाति के समाज का विश्वास लगातार पुष्कर धामी के प्रति बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका भरोसा बढ़ता जा रहा है, और अभी तो ये प्रारंभ हुआ है। अभी लगातार अन्य क्षेत्र में भी, अन्य गाँवों में भी अनुसूचित जाति के भाई, महिलाएँ, रिटायर्ड कर्मचारी और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमको ये सूचना मिल रही थी कि बड़ी संख्या में हमारे दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, और उसी कड़ी में हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया था। 48 घंटे के नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उमड़ करके लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, वो इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा में एक नई परिपाटी, एक नई परंपरा प्रारंभ होने वाली है, और अनुसूचित जाति के जो हमारे मतदाता हैं वो तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। आज बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उनका हमने स्वागत किया है, और उनके देखा देखी उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बाकी मंडलों में भी इसी तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं, और उनमें बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं।
सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय की तरफ से आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के अंदर जीरो टॉलरेंस की दिशा सरकार का काम है। आपको बता दें कि जिसको सशक्त करने में सतर्कता विभाग अहम भूमिका निभा रही है। विभाग की कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। देखिए, ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करेंगे। देखिए, विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे इस सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति पे और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है सभी विभागों में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली है। इसके अतिरिक्त हम लोग इस अधिष्ठान को और कैसे मजबूत करना है, चाहे वो मैन पावर के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, या हमें और कुछ जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इस अधिष्ठान को और अधिक से अधिक मजबूत करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि हम विभागों के साथ, उनके साथ भी इंटरैक्ट करें और कैसे व्यवस्था में, सिस्टम में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, उस दिशा में भी काम करें। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में रबी अभियान के तहत राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। इस बात पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया गया कि उत्तराखंड के अंदर घेरबाड़ सबसे बड़ी समस्या है और 2 साल पहले घेरबाड़ के लिए भारत सरकार से पैसे मिलने बंद हो गए थे। प्रदेश में पलायन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा और उन्हें यह भी अनुरोध किया गया है कि हिमालयी राज्यों के लिए कृषि की अलग नीति बनानी चाहिए। मुझे कृषि मंत्री होने के नाते जो एक कृषि मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में था, उसमें जाने का मौका मिला और मैंने उत्तराखंड की समस्याओं से माननीय शिवराज सिंह जी को, केंद्रीय मंत्री जी को अवगत कराया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या घेरबाड़ की है, क्योंकि पूर्व में 2 साल पहले हमें पैसा दिया जाता था भारत सरकार से, वो बंद कर दिया गया, जिसके कारण आज हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि उस दिशा में केंद्र की सरकार काम करेगी। और दूसरा, मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया, जितने भी हिमालय राज्य हैं उनके लिए अलग नीति बननी चाहिए। जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो प्लेन्स के हिसाब से बनती है और हिमालयी राज्यों को उसका नुकसान होता है, उसके लिए भी उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और मैं इसके लिए माननीय उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मनोज राउत को अपना प्रत्याशी बनाया है। मनोज राउत 2022 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, उसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरी कांग्रेस मजबूती से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राउत को चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से कांग्रेस वहां चुनाव जीतेगी। वहीं अभी तक बीजेपी केदारनाथ सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। मनोज रावत जो हमारे एक्स एमएलए हैं केदारनाथ से,
उनको पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन प्रत्याशी होंगे और वहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। पूरी पार्टी एकजुट होकर के, सारा संगठन एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के केदारनाथ के उपचुनाव की जीत के लिए काम करेंगे। अब प्रत्याशी घोषित हो गया है, मैं समझता हूं आज ही उनके नामांकन की तिथि भी तय हो जाएगी। जैसे ही नामांकन की तिथि तय होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन केदारनाथ का उपचुनाव इस राज्य का एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जो मुद्दे पिछले 2 सालों में राज्य में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनने के बाद जितने उपचुनाव हुए, 2 पिछले उपचुनाव छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी सारे उपचुनाव जीतती रही। लेकिन बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो संदेश गया, उसके बाद अब ये केदारनाथ का चुनाव है और उसके बाद निकाय के चुनाव है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। केदारनाथ में आपदा के बाद जिस प्रकार से पूरी सरकार की उदासीनता रही, मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रीगण अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे रहे, पूरा केदारनाथ कराहता रहा। गुप्तकाशी से लेकर के, सोनप्रयाग से लेकर के और केदारनाथ तक जो आपदा प्रभावित क्षेत्र था, वहां आज तक स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई है। ये सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, भर्ती घोटाले का मुद्दा है, अंकिता भंडारी से लेकर के राज्य में तमाम जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले हैं, वो सारे मुद्दे हैं। तो मैं समझता हूं कि केदारनाथ का चुनाव राज्य में पूरे तरीके से राज्य के तमाम मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी इसमें विजय हासिल करेगी। तकनीकी शिक्षा में नए आयामों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस पर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि छात्रों को विदेश में भी काम करने का मौका मिले, इसके लिए हम सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भाषाएं विश्व के कई हिस्सों में बोली जाती हैं, तो इस माध्यम से छात्रों को रोजगार की संभावनाओं को तलाशने का मौका मिलेगा। हमारे बच्चों को दुनिया के देशों में भी उनको छपाया जा सके, इसके लिए एक और हमने काम किया कि हम पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी पढ़ाने का काम शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज के माध्यम से, जहां देश के क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश बोली जाती है, तो वहां पर भी वो अपने रोजगार की संभावनाओं को तलाश सके। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और राज्य के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए धस्माना ने कहा कि राज्य के 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर सीएम साहब से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान देगी। धस्माना ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, छात्र संघ चुनावों पर रोक को हटाने और उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ ही दूसरी मांगे सीएम के साथ साझा की। देखिए, मैं आज राज्य के 4 प्रमुख मुद्दों को लेकर के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूं। उनको मैंने विस्तार से उनसे चर्चा भी करी 4 मुद्दों पर और उसके बाद मैंने उनको ज्ञापन भी दिया। पहला मुद्दा तो राज्य की कानून व्यवस्था। प्रदेश में पिछले कई महीनों से राज्य में अराजक तत्व, शरारती तत्व प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में लगे। उत्तरकाशी का मसला ले लीजिए, देहरादून के रेलवे स्टेशन की घटना को ले लीजिए, चमोली की घटना को ले लीजिए, पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह जिस प्रकार से जानबूझ करके टारगेट करके एक कम्युनिटी को माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वो पूरे प्रदेश का सांप्रदायिक तौर बिगाड़ रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य का प्रत्येक नागरिक आपका अपना है, उसके आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, किसी के ऊपर किसी भी तरह से ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए जिससे कि लगे कि राज्य में हमारे साथ दोहरी दर्जे के नागरिकता का हमारे साथ व्यवहार होगा। मुख्यमंत्री जी ने सहमति व्यक्त करी। दूसरा विषय था राज्य में छात्र संघ के चुनाव, जो हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए
अशासकीय महाविद्यालय हैं और कुमाऊं में भी ऐसे अशासकीय महाविद्यालय है, कुमाऊं विश्वविद्यालय, उनमें चुनाव नहीं हुए। आसंग चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? उच्च शिक्षा विभाग की गलती है। उन्होंने अगर कैलेंडर को फॉलो करने के लिए निर्देश सख्ती से नहीं दिए और उसको फॉलो नहीं करवाया तो उच्च शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों को उसको दंड क्यों मिल रहा है? छात्र संघ के चुनाव तत्काल करवाइए, ये मैंने दूसरी मांग करी। तीसरी मांग, हमने राज्य में जो उपनल कर्मी है 22,000, वो इंतजार कर रहे थे इतने लंबे समय से। हाईकोर्ट का जो मसला, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके खिलाफ आप एसएलपी में चले गए, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई, तो अब राज्य की सरकार के अधिकारी उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन में जाना चाहते हैं। रिव्यू पिटीशन में क्यों जा रहे हैं? हमने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से कि आप एक दीर्घकालीन नीति बनाइए। 20 वर्ष कई कर्मचारियों को हो गए हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं उपनल के माध्यम से, उनको दंड क्यों दे रहे हैं? 20 वर्ष वाले, 19 वाले, 18 वाले, 17 वाले, 16 वाले, 15 वाले, इस तरह से चरणबद्ध तरीके से आप 5-5 वर्ष का स्लॉट बनाइए और उनको समायोजित कर लीजिए। ये मैंने उनसे आग्रह किया। और चौथा आग्रह मैंने किया है कि राज्य के जो अशासकीय एडेड कॉलेज हैं, सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, उनके साथ जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, नियुक्तियां बनने 2019 से, डीएवी कॉलेज जैसा कॉलेज, एमकेपी कॉलेज, एसडीआरआर कॉलेज, डीबीएस कॉलेज, इनमें कई विभाग ऐसे हैं जो बंद होने की नौबत जिनकी आ गई है। राज्य के अंदर उनको एक समय पर न मिलने के कारण तनख्वाह 4-4 महीने नहीं मिल पाती टीचर को, और अलग अलग योजनाएं हैं जिनमें उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमने 4 विषय ये मुख्यमंत्री के सामने रखे। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने धैर्य पूर्वक सारे विषयों को सुना और मैंने जो मांग पत्र दिया है उस पर उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन मुझे दिया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज राउत को एक बार फिर केदारनाथ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मनोज राउत के लिए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और साथी सहयोगी अपनी भागीदारी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले दिन मनोज राउत अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और जिस तरह का वातावरण भाजपा ने बना रखा है उससे भाजपा उपचुनाव के लिए डरी हुई है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, पार्टी हाईकमान द्वारा श्री मनोज रावत जी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है और हम सभी पूरी पार्टी कांग्रेस और हमारे साथी सहयोगी इस चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई सी दिखाई दे रही है, चुनाव से बचना चाहती थी, चाहे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हों, चाहे शासन के चुनाव हों, लेकिन अब कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और हमारे उम्मीदवार कल नामांकन करेंगे। तो स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जनता, केदारनाथ की महान जनता, भारतीय जनता पार्टी के जो इस तरह के झूठे वायदे थे, जिस तरह से जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, विकास अवरुद्ध हो चुका है और केदारनाथ धाम, बाबा केदारनाथ धाम की इस पवित्र नगरी को जिस तरह से कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, दिल्ली में अलग से बाबा केदारनाथ के नाम से मंदिर की स्थापना करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की और इस बात को भली भांति जनता जानती है। ये करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था और विश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आपदा का दंश झेल रहा है बाबा केदारनाथ की पवित्र धरती। हमने बारीक से देखा है, गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था और सरकार
का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ मौजूद नहीं था। एक अफरा तफरी का माहौल हमने वहाँ पर देखा। मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था और कई वैकल्पिक मार्ग के संदर्भ में हमने राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व पूर्व विधायक महेश नेगी ने अपने गृह क्षेत्र द्वारहाट में ओलंपिक खेलों को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने जा रहे ओलंपिक खेलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ, राज्य सरकार तथा उत्तराखंड ओलंपिक संघ के सहयोग से ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ओलंपिक खेलों के लिए 12,000 खिलाड़ी और लगभग 4,000 अधिक उत्तराखंड में पहुंचेंगे। ये हमारे सौभाग्य की बात है, ये पहली बार उत्तराखंड के अंदर में ये खेल होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड को ये खेल अवार्ड किए हुए हैं और ये पहली बार ये खेल उत्तराखंड में जनवरी 28 से लेके फरवरी 14 तारीख की जो अभी तक हमें डेट मिली हुई है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिला और टिहरी हमारे जो है वहाँ जो वाटर स्पोर्ट्स होने हैं वो टिहरी में होने हैं। तो ये 5 वेन्यू हमारे पास अभी विगत में इनकी चर्चाएं हो रखी हैं और यही हमारे प्रतियोगिता के स्थल जो है चयनित किए गए। ओलंपिक में वैसे 34 खेल होने हैं, इस बार 1-2 खेल बढ़ के हमारे जो है इस प्रदेश में होने जा रहे हैं, शायद 36 या 37 खेल। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की धामी जी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को। उनके माध्यम से बहुत तेजी के साथ वो खुद यहाँ से दिल्ली जाकर उन्होंने राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा जी से यहाँ के खेलों के बारे में चिंता की और जो राष्ट्रीय खेल हमको आवंटित किया गया था ओलंपिक संघ द्वारा, उसकी डेट निकालने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। मैं बहुत धन्यवाद ओलंपिक संघ की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से और उत्तराखंड की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहता हूँ। बस इतना ही, नमस्कार।